Hello students, welcome to chemistry class. In previous class, we start our chapter number 4, that is atomic structure, in which we covered up to discovery of electron, and today we will start discovery of proton. Discovery of proton. The neutral nature of the atom indicate the presence of positive charge particles in it. जो न्यूट्रल नेचर होता है एटम का वो इंडिकेट करता है कि जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है. एक्सपेरिमेंट एंड डिटेल स्टडीड बाय ऑफ अ जर्मन केमिस्ट यूगन गोल्डस्टेन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ दिस पार्टिकल. एक्सपेरिमेंट और डिटेल स्टडी से जो जर्मन केमिस्ट थे यूगेन गोल्डस्टेन थे उन्होंने डिस्कवरी की थी इस पार्टिकल की. In his experiment, Goldstein used a modified discharge tube that had a perforated cathode. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टेन यूज किया अ मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब. गोल्डस्टेन ने एक मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की जहाँ पर परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया. दिस इज परफोरेटेड कैथोड, आप दिख रहा है इसमें छोटे छोटे स्मॉल होल्स हैं. व्हेन electric field was applied between the electrodes in addition to the emission of electrons, a beam of luminous ray was observed. जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो उन्होंने देखा कि एक luminous ray, a beam of luminous ray उन्होंने ऑब्जर्व की इन द रीजन बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड ट्यूब के पीछे उन्होंने एक बीम ऑफ luminous ray ऑब्जर्व की. उन्होंने इस रे को कैनाल रे और पॉजिटिव रे देखा. उन्होंने बोला ना परफोरेटेड कैथोड के पीछे में एक लुमिनियस रे उनको शो हुई जो उन्होंने उसका नाम पॉजिटिव रे या और कैनल रे दिया. और दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और वो जो रे थी उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वो कंसिस्ट कर रही थी. लेटर पॉजिटिव रे व कॉल प्रोटॉन्स. उसके बाद इस पॉजिटिव रे को हमने क्या नाम दिया? प्रोटॉन. ना अब प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. ये इक्विवेलेंट टू अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इक्विवेलेंट होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज के. मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन. जो मास होता है प्रोटॉन का वो हाइड्रोजन के इक्वल होता है कि दैट इज 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27. ना डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स. डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स क्या क्या हैं? Dalton conceived an atomic as something that cannot be divided further. Dalton ने कंसीव किया एटम कि जो एटम होता है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है और ना ही वो डिविजिबल होता है. लेकिन ये जो थियोरी है वो रॉन्ग प्रूफ हो गई थी उसके बाद, क्योंकि हमने क्या बोला कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड किए गए. हमने ये खोज की कि जो एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो पहली थियोरी थी कि जो एटम होते हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं वो रॉन्ग हो गई. फर्दर स्टडी एंड डिस्कवरीज के बाद उन्होंने बोला कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या क्या अरेंजमेंट होती है वो हमने डिस्कवर की. जे थॉमसन The studies by the proposal is model of an atom in 1904. 1904 में उन्होंने एटम का मॉडल प्रपोज किया. Afterward, different modeling explaining the inner structure of an atom were proposed. Let us study the model in detail. उसके बाद एटम के इनर स्ट्रक्चर को प्रपोज किया गया. थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम. ये क्या था? जे थॉमसन प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर एन एटम इन 1904. 1904 में उन्होंने एटम का मॉडल प्रपोज किया. उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है वो स्फेयर होता है, स्फेयर शेप का है. लुक एट दिस डायग्राम. जो एटम होगा वो स्फेयर शेप का है. उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं विथ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट. उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. उन्होंने इसको प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया एज इट रिजेंबल द स्फेरिकल पुडिंग विथ प्लम. उन्होंने इसको प्लम पुडिंग मॉडल का नाम क्यों दिया? क्योंकि वो उसका रिजेंबल मतलब वो पुडिंग विथ प्लम की तरह शो हो रहा था. तो वो कैसा था? स्फेरिकल पुडिंग है, उसके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो प्लम की तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ गया है, इसलिए उन्होंने थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल उसका नाम दिया. ही सजेस्टेड दैट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज
प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर। उन्होंने बोला जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल नंबर के डिस्ट्रीब्यूट हुए गए हैं। नेक्स्ट, रैदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम। एक रैदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम, इसको रैदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला गया। इसमें इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के एक ब्रिटिश फिजिस्ट अर्नस्ट रैदरफोर्ड ने ये जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दिया था, उनमें उन्होंने क्या किया कि एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल लिया। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला। इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज अलाउड टू स्ट्राइक ऑन द थिन गोल्ड फॉइल अबाउट 410 to the power -5 centimeter thick as shown in the figure. Now, बच्चा look at this diagram very carefully. That is Rayleigh alpha scattering experiment. इसमें आपको दिख रहा है ये जो है ये थिन गोल्ड फॉइल है। ये क्या है? थिन गोल्ड फॉइल है जो कि 4 × 10 to the power -5 सेंटीमीटर की थिक है। इन्होंने क्या किया कि एक स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल सोर्स, ये क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को अलाउ किया कि वो थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर जाकर क्या करे, स्ट्राइक करे। जब भी उसने अल्फा पार्टिकल ने थिन फॉइल्स के ऊपर स्ट्राइक किया तो एक इमर्जेंस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज देन अलाउड टू फॉल ऑन द स्फेरिकल स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। जब उस अल्फा पार्टिकल सोर्स ने उस थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक किया तो ये जो एरिया है ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। एक ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जो भी बीम बाहर निकली या फिर जो या तो अल्फा से डायरेक्टली गए या तो कुछ मर्ज डिफ्लेक्ट होकर गई तो वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर हमको शो होगी और फॉल होगी वहाँ पास। अब इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो पास की थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हुई गोल्ड फॉइल से, लेकिन वो कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो अपनी ओरिजिनल पाथ से गई। फ्यू ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गई लार्ज एंगल्स में और कुछ डिफ्लेक्ट हो गई स्मॉल एंगल में, मतलब कुछ स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हो गई। द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, कितनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हुई है उसको हम से 1 in 1 lakh। कंक्लूजन, अब इसमें क्या कंक्लूजन निकला, तो अबव ऑब्जर्वेशन अलाउड रैदरफोर्ड टू मेक सर्टेन कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्या क्या कंक्लूजन जो ऊपर की ऑब्जर्वेशन देकर रैदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने बोला ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज concentrated in a very small central positively charged core called the nucleus. Thus, some alpha particles were deflected at different angles show the repulsion of the positive charge alpha particles. उन्होंने बोला कि जो एटम का जो पूरा मास है उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पर है, एक स्मॉल एरिया है जो सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज कोर है जिसको हमने बोला है न्यूक्लियस। इसके कारण जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो रही है एट डिफरेंट एंगल्स। उसी से उस न्यूक्लियस से पहले सीधी बीम जाती है, उस न्यूक्लियस से टकरा कर स्ट्राइक होकर वो इधर उधर डिफरेंट एंगल्स में शो हो रही है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द एटम के साइज से न्यूक्लियस का एटम बहुत स्मॉल है। और जो सराउंडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा ये एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके साइड में स्पेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस, इसीलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, इसलिए कुछ जो रेस है वो सीधी डायरेक्ट रे पास हो गए और जो इससे स्ट्राइक होके गई वो एक एंगल बना दिया उन्होंने। आगे बात समझ आपको। अर्नेस्ट रैदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम। अब न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम क्या था, बेस्ड ऑन द कंक्लूजन ऑफ इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बेस में रैदरफोर्ड ने प्रपोज किया 1911 में एक न्यूक्लियर मॉडल उन्होंने किया। उन्होंने बोला कि ऑल एटम कंटेन अ स्मॉल सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि सारे एटम्स उनके पास एक स्मॉल सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज कोर होता है जिसको हमने बोलते हैं न्यूक्लियस। ये पॉजिटिव चार्ज कोर होता है और एटम के सेंटर में होता है जिसको हमने बोला है न्यूक्लियस। जो टोटल मास ऑफ द एटम प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन, टोटल मास ऑफ एन एटम, जो पूरा मास होता है एटम का जैसे प्रोटॉन्स, वो सब न्यूक्लियस में होते हैं।
The atom as the whole is neutral, thus there is one electron for each positive charge of on the nucleus. उन्होंने बोला कि जो एटम एज द होल वो न्यूट्रल होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास. द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल अराउंड द न्यूक्लियस इज क्लोज ऑर्बिट एट रिलेटिवली ग्रेट डिस्टेंस विद ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट एंड देयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड द न्यूक्लियस सो दैट दे डू नॉट फॉल ऑन टू इट. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट पे मूव करते हैं न्यूक्लियस के सराउंड्स में और इनके बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ऊपर फॉल नहीं होता है, वो एक ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है और इनके बीच में एक फोर्स होती है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड द न्यूक्लियस सो दैट दे डू नॉट फॉल ऑन टू इट. एक दूसरे के ऊपर ये फॉल नहीं करते. नाउ द एटम इज थर्स अ मिनीचर. अब इन्होंने क्या बोला कि एटम को एक सोलर सिस्टम की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की. अब सोलर सिस्टम में आपको पता है सन सेंटर में होता है, उसके साइड साइड में क्या होता है, प्लैनेट्स होते हैं. वैसे उन्होंने एटम को एक मिनीचर सोलर सिस्टम बोला है क्योंकि उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस को उन्होंने एज अ सन कंसिडर किया है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एज अ प्लैनेट कंसिडर किया है कि जो न्यूक्लियस या सन के सराउंडिंग्स में घूम रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको एज अ मिनीचर ऑफ सोलर सिस्टम बोला है. नील बोहर मॉडल, मॉडिफाइड मॉडल. अब 1913 में एक डेनिश फिजिस्ट नील बोहर स्लाइटली मॉडिफाइड द रेद. अब 1911 में उन्होंने रेदरफोर्ड ने ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया. 1913 में एक फिजिस्ट आ गए नील बोहर, उन्होंने फिर चेंज कर दिया. उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने बोला एक मॉडिफाई कर दिया रेदरफोर्ड को. He suggested that electron revolves around the nucleus is particular orbit. He called this orbit as shell. अब इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले रेदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उन्होंने उसको ऑर्बिट बोला था, ठीक है. लेकिन उन्होंने अब नील बोहर ने क्या कर दिया, उस ऑर्बिट की जगह उसको बोला कि वो शेल है, ठीक है. उन्होंने इनर मोस्ट शेल बोला और उसको KLMNO की तरह एक्सप्लेन कर दिया. ई शेल एसोसिएटेड, और उन्होंने बोला कि एक एक शेल के पास डेफिनाइट एनर्जी होती है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल बोल दिया उसको. और जो एनर्जी लेवल है वो इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैव हायर, और जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा. नाउ लुक एट दिस डायग्राम देन यू कम टू नो. ये एक एटम है, उसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो ये शेल्स हैं उस शेल के अंदर ये ऑर्बिट को उन्होंने क्या बोल दिया, शेल बोला है. और वो जो शेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. उन्होंने बोला जो शेल न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी, जो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी. क्यों होगा ऐसा, वो इसीलिए होगा जो इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे जब हायर लेवल में तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और जब वो पास में होंगे तो वो एनर्जी को गिव आउट करेंगे. गॉट इट. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, प्रोटॉन की बात कर ली, न्यूक्लियस की बात कर ली. अब किसकी बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे. 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया न्यू पार्टिकल जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन हैड सम मास दैट ऑफ अ प्रोटॉन बट कैरीज नो चार्ज. अब उन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हो गया नेगेटिव चार्ज. अब उन्होंने बोला कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं तो न्यूट्रॉन भी होगा. न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है. अब न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन एटम न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन. ऑल द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोजन कंटेन न्यूट्रॉन्स. पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है. प्रॉपर्टीज क्या है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कैरी नो चार्ज. न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और वो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते. जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा बड़ा होता है. द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 into 10 to the power -27 kg. ना मॉडर्न एटॉमिक मॉडल. मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या है,
नाउ वी नो दैट एटम इज मेड अप ऑफ 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको हमको पता चल गया कि एटम के 3 काइंड ऑफ पार्टिकल से बना रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स दिस पार्टिकल समराइज इन द गिवन टेबल। अब कुछ कुछ को हमने समराइज कर देना है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल एन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है उसको हमने 2 रीजन्स में डिवाइड कर देना है, द न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या है? द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस है सेंटर है उसमें क्या क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। एज दे मेक अप द मास नंबर ऑफ द एटम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब एक साथ होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, दिस रीजन ऑफ द एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। इस ये जो रीजन होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ये क्या कंटेन करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड, न्यूक्लियस के जो अराउंड रिवॉल्व करते हैं डेफिनेट ऑर्बिट में, मतलब शेल्स में। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास। जो इलेक्ट्रॉन्स के पास नेग्लिजिबल क्या होता है? मास होता है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एटम को हमने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला गया है क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में वो पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। नाउ समरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सिंबल्स, इलेक्ट्रॉन्स को ई, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन्स एन। नेचर क्या है? नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल। रिलेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जीरो। एब्सोल्यूट चार्ज 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, इन दोनों का सेम है, न्यूट्रॉन का जीरो। Relative mass with respect to mass of an hydrogen of 1/18371 absolute mass this. So this is the summary of subatomic particles. Composition of the nucleus we will do in our next class. Thank you and have a nice day.